साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द नेकलेस को। अगर हम द नेकलेस की बात करते हैं तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है गाय डे मोपासा के द्वारा। इस शॉर्ट स्टोरी को द नेकलेस को केबीएस 2023 का जो सिलेबस है टीजीटी का, उस टीजीटी में इसको इंक्लूड किया गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा केबीएस में, तो इसलिए इसके पॉइंट बाय पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। मैं थोड़ा सा गाय डे मोपासा के बारे में पहले बात करूँगा और इसके बाद द नेकलेस की समरी बताऊँगा, यानी कि द नेकलेस की स्टोरी हिंदी में बताऊँगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं गाय डे मोपासा के बारे में। अगर हम गाय डे मोपासा के बारे में बात करते हैं तो ये एक फ्रेंच राइटर हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 5 अगस्त 1850 को हुआ और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1893 यानी कि 1893 को हुई थी। इनका पूरा नाम हेनरी रेन अल्बर्ट गाय डे मोपासा है और इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। ये 19वीं सेंचुरी के फ्रेंच राइटर हैं। ठीक है, और ये कौन से मूवमेंट यानी कि नेचुरलिज्म मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, ध्यान बनाए रखिएगा। मोपासा इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोपासा इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। इनको मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का फादर बोला जाता है, किसको, गाय डे मोपासा को, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एडगर एलन पो, यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ है, ये जो एडगर एलन पो हैं वो इज़ द फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एडगर एलन पो को फादर कहा जाता है शॉर्ट स्टोरी का। ऊपर हमने क्या बताया, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का फादर किसको कहा जाता है, गाय डे मोपासा को। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस है। गाय डे मोपासा जो है वो काय के फादर थे, गाय डे मोपासा जो है वो काय के फादर थे, फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, और ये सिर्फ शॉर्ट स्टोरी के एडगर एलन पो। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, ही इज अ राइटर ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि इन नेचुरलिज्म, रियलिज्म, ब्रेविटी और सरप्राइजिंग एंडिंग के क्या हैं, एक राइटर हैं। ठीक है, इसके बाद में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक राइटर का इन्फ्लुएंस रहा जिनका नाम था पोर्टेज गुस्टेव फ्लोबर्ट। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें इन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 6 नॉवेल, 3 ट्रैवलॉग बुक्स और 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स को लिखा है। इनके निकनेम को जरूर ध्यान बनाए रखना है कि स्यूडोनिम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या दे रखे हैं, स्यूडोनिम दे रखे हैं। ठीक है, और फिर गाय डे बेलमोंट, जोसेफ प्रूनियर, ये सभी इनके क्या हैं, स्यूडोनिम हैं। और इनके बारे में क्या ध्यान बनाए रखना है, देखो इनका 2 जनवरी 1892 को क्या हुआ था कि इन्होंने सुसाइड करने का प्रयत्न किया, कमिट सुसाइड, और कैसे कटिंग हिज थ्रोट, अपना गला काट करके, और इनकी मृत्यु हो जाती है सिफिलिस नामक बीमारी से 6 जुलाई 1893 में। ठीक है, यानी कि काय से मर गई है, सिफिलिस नामक बीमारी से। और इनके ऊपर एक व्यक्ति का और ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था जो कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म थे और उनका नाम था एमिली जोला। क्या नाम था, एमिली जोला। ठीक है, और अगर हम बात करें देखिएगा, इनका फर्स्ट नॉवेल पूछ लिया जा सकता है कि इनका पहला नॉवेल क्या था, तो इनके पहले नॉवेल का नाम था यून वाई इज हिज फर्स्ट नॉवेल विच वाज मेड इनटू फिल्म, जिसके ऊपर 2016 में एक फिल्म भी बनी है। ठीक है, तो नेकलेस इज हिज मास्टरपीस, नेकलेस उनका मास्टरपीस था। तो हम आज किसके बारे में बात करेंगे भाई, देखो नेकलेस की ही बात करेंगे, नेकलेस को ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप, नेकलेस एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी होने के नाते आपसे ये पूछा जा सकता है कि गाय डे मोपासा की सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी कौन सी है, तो इनकी सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी का नाम है बाउल्ड सूप। ठीक है, सूप, ये इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी। और अगर ये पूछा जाए फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम बता दो, तो ला मेंशन टेलियर इनका पहला जो है वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसके बाद ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, ये फेमस कुछ शॉर्ट स्टोरीज नीचे दे रखी हैं, तो ये हैं। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, हम लोग डिस्कस करेंगे द नेकलेस को। किसको, द नेकलेस को। अगर हम नेकलेस की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा,
द नेकलेस इसका अनदर नेम क्या है, एक दूसरा नाम भी है, ओके, द डायमंड नेकलेस। ये कब पब्लिश हुआ था? जब ये पब्लिश हुआ था तब इसका नाम था, ओरिजिनल टाइटल इसका विशेष ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, द नेकलेस यानी कि द डायमंड नेकलेस इसको कह सकते हो। और इसका ओरिजिनल टाइटल था फ्रेंच लैंग्वेज में जब इसको लिखा गया था, ला परूरे। क्या नाम था? ला परूरे। और ये पब्लिश कब आया था, कब लिखा गया था? 1884 में। शॉर्ट स्टोरी नोन फॉर इट्स ट्विस्टेड एंडिंग। और इसको सबसे ज़्यादा किस लिए जाना जाता है? डायमंड के ट्विस्टिंग एंडिंग के लिए। और एक बात बता दूं, गाय डे मोपासा ही इनके जितने भी वर्क या शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल्स जो भी लिखे इन्होंने, वो इनके सभी नॉवेल जो हैं वो ट्विस्टेड एंडिंग के लिए जाने जाते हैं। और ये सबसे पहली बार एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। और उस फ्रेंच न्यूज़पेपर का देखो आपकी स्क्रीन पर एक नाम लिखा है, ले गैलीलियो, ठीक है, गाउलोलियो। तो ये इस उसका क्या था, एक न्यूज़पेपर का नाम था। इसके जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो कौन है? मैडम मथिल्डा लॉयसेल है, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास वुमेन दिखाई जाती है। और ये क्या कर लेती हैं, इनकी मुश्किलें तब से बढ़ जाती हैं जब ये एक नेकलेस को बारो कर लेती हैं, उधार कर लेती हैं, उधार ले लेती हैं अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टर से। और जो मैडम जीन फॉरेस्टर इनका पूरा नाम है, देखो मैडम फॉरेस्टर का पूरा नाम ध्यान बनाए रखना, मैडम फॉरेस्टर का पूरा नाम ध्यान रखना, मैडम जीन फॉरेस्टियर इनका पूरा नाम है। ये क्या करती हैं, अपना डायमंड ज्वेलरी जो है उधार देती हैं, किसको? लॉयसेल को, ठीक है, मटिल्डा लॉयसेल को ये उधार दे देती हैं, जिससे मटिल्डा लॉयसेल से वो पार्टी में हार खो जाता है, जिससे उसकी मुश्किलें, उसके जीवन की मुश्किलें बदल जाती हैं, यानी कि उसका जीवन ही बदल जाता है। और ये जो स्टोरी है वो भी ट्विस्टेड है और हैज़ आयरनिक एंड दिखाया जाता है इसमें। अब अगला अगर हम बात करें, द नेकलेस इज इमिटेटेड बाय हेनरी जेम्स एज पेस्ट, द समरसेट मगहम इमिटेटेड इट एज द नोन ऑल द स्ट्रिंग बीड्स। ये भी पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना है। हम बात करते हैं कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन की। तो देखो कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो बसेस ध्यान से देखना है, इसमें एक नेकलेस होता है और नेकलेस के ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, एक यम लॉयसेल इनके पति होते हैं और दूसरा मटिल्डा लॉयसेल, ये इनकी पत्नी होती हैं। थोड़ा सा अगर हम मटिल्डा लॉयसेल के बारे में बताएं तो ये कौन है? ये एक प्रीटी यंग वुमेन दिखाई जाती हैं। इनकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है, लेकिन जब इनकी शादी होती है तो वो क्लर्क से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है क्लर्क के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि उस क्लर्क के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो हम बता चुके हैं जो है ये क्या हैं, एक सुंदर जवान महिला है जिनकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है, ठीक है। और सी इज लॉस्ट, ये जो हमेशा इनकी एक क्वालिटी है कि ये हमेशा अपने सपनों में खोई रहती हैं। और किस तरीके के सपने होते हैं? वेल्थ, धन दौलत एंड प्लेजर, खुशियों वाले, यानी कि इनका जीवन बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो और इनके पास बहुत सारा धन दौलत हो, पैसा हो, यानी कि उनके पास वह कभी भी जो है उस चीज़ से तो कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी, जो भी है उससे असंतुष्ट ही रहती थी, हमेशा कभी भी इन्हें खुशी नहीं मिलती थी। वह हमेशा धन और वैभव के सपनों में खोई रहती थी। दूसरे कैरेक्टर, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इनके पति, जिनका नाम है यम लॉयसेल। अगर हम यम लॉयसेल की बात करते हैं तो ही इज़ द हस्बैंड ऑफ मटिल्डा, ये मटिल्डा के पति दिखाए जाते हैं। एंड इज एन ऑर्डिनरी क्लर्क, और ये एक साधारण क्लर्क हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, सैलरी भी एकदम नॉर्मल सैलरी है, एक आम आदमी के या आम इंसान की तरह। बट इनकी जो पत्नी है, इनके बहुत बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, ठीक है, बहुत लग्जरियस जीवन जीना चाहती हैं। चलो आगे देखते हैं। सी ऑलवेज ट्राई टू प्लीज हिज वाइफ, लेकिन ये जो बेचारा है ना यम लॉयसेल, ये हमेशा प्रयास करता है टू प्लीज, खुश करने के लिए हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एज ही इज केयरिंग मैन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग मैन है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो यम लॉयसेल है ये कौन है? मटिल्डा का पति है और एक साधारण क्लर्क है। वह हमेशा अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह चिंता करने वाला व्यक्ति है, यानी कि अपनी पत्नी की खुशियों की चिंता करता है। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, मैडम फॉरेस्टर। ये जो मैडम
फॉरेस्टियर होती हैं, इनका पूरा नाम पहले ही बता चुके हैं, ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा। शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ, यानी कि बहुत ही रिच होती हैं और एक अच्छी दोस्त दिखाई जाती हैं मटिल्डा की। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की हैं और कॉन्सिडरेट करती हैं, यानी कि विचारशील व्यक्ति है। कॉन्सिडरेट का मतलब होता है विचारशील होना, थॉटफुल व्यक्ति। सी लेंड्स मटिल्डा अ नेकलेस, वो क्या करती हैं, मटिल्डा को एक हार उधार देती हैं और लीड्स टू हर रॉइन, वही हार उसे बर्बाद कर देता है, यानी कि मटिल्डा लॉयसेल को बर्बादी की ओर ले जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी समरी को, किसको, यानी कि व्हाट इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी की समरी की देख लो, सबसे पहला पैराग्राफ है। अगर हम सबसे पहले पैराग्राफ की बात करते हैं तो मटिल्डाज ब्यूटी एंड पॉवर्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, मटिल्डाज ब्यूटी एंड पॉवर्टी, यानी कि मटिल्डा की सुंदरता और निर्धनता। मैथिल्डे पेरिस में रहती थी, वह बहुत सुंदर थी, वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसके पिता एक क्लर्क थे। उसके पिता क्या थे, एक क्लर्क थे। इसमें मटिल्डा के मार्ग में दो कठिनाइयाँ आई थीं। मटिल्डा के मार्ग में कितनी, दो कठिनाइयाँ आई थीं। पहली, उसके पिता निर्धन, इसीलिए उसको दहेज नहीं दे सकता था, और दूसरी, उसकी स्थिति निम्न थी, इसलिए मटिल्डा बड़े मनुष्यों से नहीं मिल सकती थी। यदि वह उससे मिल पाती तो वह उनमें से किसी को भी अपने सौंदर्य को आकर्षित कर लेती, और वह ऐसा नहीं कर सकी। अतः उसे एक निर्धन मनुष्य से विवाह करना पड़ा। उसका नाम क्या था, लायसेल था। वह एक कहाँ था, तो ये भी ध्यान बनाए रखना कि वह, उसका नाम तो लॉयसेल था और वह एक ऑर्डिनरी क्लर्क था जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था, यानी कि एक शिक्षा के मंत्रालय में साधारण क्लर्क था। इतना ध्यान बनाए रखना। अब नेक्स्ट, अगर हम अगला बात करें तो अगला क्या है कि मटिल्डाज अनहैप्पी लाइफ। मटिल्डा की अनहैप्पी लाइफ कैसे होती है, मटिल्डा मैरिड। इस पैराग्राफ को अब बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इस पूरे पैराग्राफ को हिंदी में एक्सप्लेन करके। मटिल्डा का जो जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ये जो मटिल्डा है ना, ये क्या करती है, का विवाह जीवन बहुत दुखपूर्ण है। वह निर्धन क्लर्क की पत्नी है, ये इसका पति क्लर्क है, इसलिए उसको अच्छी वस्तुएं नहीं मिल सकती। उसे साधारण पोशाक पहननी पड़ती है। उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उस घर की दीवारें जो है ना वो बहुत ज़्यादा भद्दी हैं, उसमें बहुत अच्छी कुर्सियां भी नहीं हैं। उसे बिल्कुल भी उसके घर में जितना भी फर्नीचर है वो भी वह बिल्कुल पसंद नहीं करती। कौन, मटिल्डा। वे पुरानी हैं और सब टूटी फूटी हैं। उसे घर में लगे हुए पर्दे भी बिल्कुल पसंद नहीं आते क्योंकि वो भी पुराने हैं। उसे अपनी गंदी नौकरानी भी पसंद नहीं होती है। उसके पास अच्छी पोशाकें और आभूषण भी नहीं है, ना तो बहुत अच्छी ड्रेस है और ना ही ज्वेलरीज हैं। इस प्रकार वह बहुत ज़्यादा निर्धन थी। उसकी निर्धनता उसको बहुत क्रुद्ध करती है, बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है और परेशान कर देती है। इतना समझ में आ गया। अब अगला पैराग्राफ देखो। अगला पैराग्राफ कहा गया है इनविटेशन फॉर दी लॉयजिल, यानी कि जो लॉयसेल होता है और मटिल्डा होता है। तो एक दिन क्या हुआ, मटिल्डा और लॉयसेल के लिए क्या हुआ, एक निमंत्रण आया और उस निमंत्रण के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको मटिल्डा की अभिलाषाएं बताएंगे कि मटिल्डा की कौन कौन सी अभिलाषाएं थीं। समझिएगा, मटिल्डा की सबसे पहली अभिलाषा तो भाई ये था कि उसके पास एक सुंदर और आकर्षक ड्रेस होनी चाहिए। उसके गुणों को किसी की सहायता करनी चाहिए, यानी कि उसे धनी मनुष्य से विवाह करना चाहिए। लेकिन कहाँ से यार, उसकी फूटी किस्मत, कहाँ उसकी धनी मनुष्य से शादी हो पाई। वह धनी मनुष्य की पत्नी होने की योग्य तो थी, अतः वह अभिलाषाएं, उसकी जो एम्बिशंस थी वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, और वह एक बहुत बड़े ऐश्वर्य का उपभोग करना चाहती थी। वह सुंदर पोशाकें, आभूषण पहनना चाहती थी। वह भली भांति सजे मकान में रहना चाहती थी। बहुत ही
नौकर यानी कि और उसकी इच्छाएं तो ऐसी थी जैसे कि घर में उसके बहुत सारे नौकर नौकरानी ये सब लगे हुए हों। भाई एकदम राजकुमारी यानी कि एक रानी की तरह जीवन जीना चाहती थी। कौन? मतिल्डा। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वह धनी और बड़े मनुष्यों से मिलना चाहती थी। वह उनमें तमाम दिन बातें करना चाहती थी, यानी कि जितना हो सकता वह बड़े बड़े लोगों से मिले, बड़े बड़े लोगों से बातें करे, ऐसी उसकी इच्छा थी। और सबसे बड़ी तो इच्छा यार ये थी उसकी कि वह स्वादिष्ट भोजन खाना चाहती थी। लग्जीरियस, बहुत अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन खाने के लिए हो, लग्जीरियस जीवन हो, लग्जीरियस मकान हो, लग्जीरियस घर हो, सब कुछ लग्जीरियस हो। उसका विचार था कि ये सब वस्तुएं उसे मिलनी चाहिए थी। ये तो उसकी आकांक्षा थी, अभिलाषा थी, वह उनको पाने योग्य थी। और ये सब चीज़ें उसको खुशी भी बना देती, यानी कि यही सब चीज़ें उसको हैप्पी रख सकती थी। ऐसी थी उसकी इच्छा। लेकिन अगले दिन क्या होता है भाई, इनविटेशन मिलता है लॉयसेल को और मटिल्डा को। मटिल्डा और लॉयसेल की निमंत्रण दिया जाता है। एक दिन शाम को क्या होता है कि लॉयसेल दफ्तर से, इनका जो पति होता है ना, वही दफ्तर से वापस आया। उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र था। ये उसके और मटिल्डा के लिए था। ये सार्वजनिक शिक्षा मंत्री का था, यानी कि सार्वजनिक जो शिक्षा मंत्री थे उनके घर का था। उसमें लॉयसेल और मटिल्डा को पार्टी में आने का निमंत्रण दिया गया था। और ये पार्टी जो चल रही थी, उस पार्टी की डेट क्या थी? 18 जनवरी, यानी कि 18 जनवरी की शाम को ये पार्टी होनी थी। ठीक है, बाल पार्टी। बाल पार्टी का मतलब होता है शाम को जो नाच गाना नहीं होता है, यानी कि डांस पार्टी कह सकते हो, तो उसमें इनको हिस्सा लेना था। तो कब? यानी कि 18 जनवरी दिन सोमवार, 18 जनवरी दिन सोमवार की शाम को ये पार्टी होने वाली थी। तो वो तो बेचारा बहुत बहुत खुशी खुशी आया कि आज हमारी पत्नी इस कार्ड को देख करके बहुत हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन वो ठहरी नकचड़ी, उसे कहाँ खुशी मिलने वाली। तो भाई साहब मटिल्डा तो गुस्सा हो गई। अब गुस्सा क्या हो गई, यानी कि मटिल्डा का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। क्या? लॉयसेल हैड ब्रॉट द इनविटेशन टू मेक मटिल्डा हैप्पी। अब हुआ क्या, लॉयसेल मटिल्डा को प्रसन्न करने के लिए वो निमंत्रण पत्र लाया था, पर वह हैप्पी ना हुई। लेकिन वह तो खुश ना हुई, उसने निमंत्रण को फेंक दिया एकदम टेबल पे। बोले नहीं जाएंगे पार्टी वार्टी में कहीं पर भी, ले जाओ ये किसी और को दे देना। वह पार्टी में नहीं जाना चाहती। लॉयसेल ने उसको बहुत अच्छे से फुसलाया। बोले भैया तुम पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती हो? पार्टी में सभी बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े अफसर आएंगे, मटिल्डा को उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। यह सुनकर मटिल्डा और ज़्यादा क्रुद्ध हो गई, और ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसके पास, वो बोली मेरे पास तो अच्छे वस्त्र भी नहीं है, आभूषण भी नहीं थे, इसलिए वह वहाँ नहीं जाएगी। वह एकदम वहाँ पर अगर पार्टी में गई तो एकदम गरीब गरीब दिखेगी, ऐसा उसका क्या था, मानना था। अब मटिल्डा सारो, मटिल्डा का दुख देख लो किस तरीके का है। लॉयसेल ने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा सांत्वना देने का प्रयास किया, कंसोल करने का अपनी पत्नी को प्रयास किया। लेकिन शी हैड नेवर थॉट ऑफ हर ड्रेस एंड ज्वेल। उसका कहने का मतलब ये था कि पर वह साधारण पोशाक में नहीं जा सकती थी, ये बात सत्य थी। तो उसे भी लगा, लेकिन उसकी पोशाक और आभूषणों के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि ये साधारण पोशाक में नहीं जा सकती थी। इसके लिए वह तैयार नहीं थी कि हम किसी भी हालत में इस नॉर्मल ड्रेस को पहन करके नहीं जाएंगे। परंतु हुआ क्या कि वस्तु और आभूषण के विचार ने उसको बहुत ज़्यादा दुखी बना दिया। किसको? मटिल्डा को। वहीं से ये हेडिंग उठी है कि जो मटिल्डा है उसका सारो देख लीजिएगा किस तरीके का है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए, यार वो आंसू तो नहीं देखे जाते, एकदम आंसू नहीं देखे गए। उसको पोंछा, यानी कि उसने अपने आंसुओं को पोंछा। फिर उसने अपने पति से कहा मैं नहीं जा सकती, इस निमंत्रण को किसी और को दे दो। ठीक है, अब क्या हुआ बाद में भाई, फाइनली क्या होता है, पोशाक का इंतजाम किया जाता है, अरेंजमेंट ऑफ ड्रेस का अरेंजमेंट किया जाता है। लॉयसेल जो है वो, लॉयसेल जो थे वो बहुत ही अच्छे पति थे। वह अपनी पत्नी को
खुशी बनाना चाहते थे। वह उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। वह उसके आंसुओं को नहीं देख सकता था किसी भी हालत में। उसने उसे नई पोशाक देने का निश्चय कर लिया। उसने कहा ठीक है चलो हम तुमको एक नई पोशाक दिलवा देंगे। उसने उससे पूछा उसकी साधारण पोशाक का क्या मूल्य होगा, यानी कि ये तुम्हारी जो ड्रेस है ना वो ड्रेस कितने रुपए में आएगी। उसने सोच करके कहा इसका मूल्य लगभग 400 फ्रैंक होगा। तो कितने फ्रैंक बेटा बताया? 400 फ्रैंक उसने बताया कि हमारी जो ड्रेस नई ड्रेस आएगी उसकी कीमत 400 फ्रैंक होगी। लाइसिल के पास इतना धन था क्योंकि उसने इतने धन को एक बंदूक खरीदने के लिए, गन खरीदना चाहता था, गन खरीदने के लिए उसने इस पैसे को बचाया था। लेकिन अपनी पत्नी की खुशी के खातिर वो 400 फ्रैंक दे देता है और अपनी खुशी को मार देता है, यानी कि अपनी बंदूक को खरीदने का प्लान कैंसिल कर देता है। वह अपने मित्र के साथ शिकार खेलने के लिए जाना चाहता था पर उसकी पत्नी की आवश्यकता अधिक थी, इसलिए उसने उसे धन देने का वचन दिया कि ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा। इससे उसे कुछ दुख हुआ कि चलो मैं अपनी गन नहीं खरीद सकता, थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इसलिए उसने वो 400 फ्रैंक दे दिए और अपने आप दुखी हो लिया, कोई बात नहीं। पर मथिल्डा के आनंद को उसने आनंदित कर दिया, यानी कि उसको हैप्पी कर दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। तो जो एम लॉयसेल था वो इस तरीके का पति था। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कहानी कहाँ पे पहुँच जाती है? प्रॉब्लम ऑफ ऑर्नामेंट। चलो भैया ड्रेस का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब जो ऑर्नामेंट है, आभूषण है, उनका इंतजाम कैसे? और बिना आभूषण पहने हम कैसे जाएंगे, है ना। तो अब आभूषण की समस्या आ गई। मथिल्डा ने नई पोशाक तो बनवा ली, पार्टी होने में अभी भी 3 दिन बाकी थे। लाइसिल को अपनी पत्नी का आनंद देखने की आशा थी। वो ये चाहता था किसी भी तरीके से मैं अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। मैं पार्टी में पर वह आनंदित नहीं थी। ठीक है, अभी भी उसके चेहरे पर किसी तरीके की कोई खुशी नहीं थी। इसलिए लाइसेल ने इसका कारण पूछा कि भाई, उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे पत्नी आप अब भी हैप्पी क्यों नहीं हो, अभी भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं आई? तो मथिल्डा ने उत्तर दिया, मेरे पास एक भी अच्छा आभूषण नहीं है, मेरे पास एक भी अच्छा आभूषण नहीं है। मैं पहन के ड्रेस तो दिलवा दी तुमने 400 फ्रैंक में, अब आभूषण कौन दिलवाएगा? इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। मैं पार्टी में बिल्कुल निर्धन गरीब स्त्री दिखूंगी, बिल्कुल एकदम कि बहुत ज़्यादा झोपड़पट्टी में रहने वाली हूँ, इस तरीके की दिखूंगी। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ पार्टी में। वहाँ पर सब लोग बड़े बड़े होंगे, बड़ी बड़ी घराने की औरतें होंगी, महिलाएं होंगी। लाइसिल इस बात को जानना चाहता था। उसने सुझाव दिया, मथिल्डा आभूषणों के बजाय फूलों के आभूषण पहन ले तो और ज़्यादा सुंदर लगेगी, और तुम तो देखने में ही बहुत सुंदर हो, तो तुम्हें आभूषणों की क्या ज़रूरत? भगवान ने आपको इतना सुंदर वैसे ही बनाया है। इसके लिए मथिल्डा तैयार नहीं हुई, बोली तुम कहो कुछ भी, लेकिन हम भाई बिना आभूषण पहने पार्टी में जाएंगे नहीं। बस संयोग से लाइसेल ने एक युक्ति कही, अरे तुम्हारी तो एक बहुत ही रिच फ्रेंड है, बहुत ही धनी फ्रेंड है जिनका नाम मैडम फॉरेस्टियर है, उनके पास क्यों नहीं चली जाती हो? उनके पास चले जाओ और कुछ आभूषण ले आओ। तो ये विचार मथिल्डा को बहुत पसंद आया। उसने कहा ये तो बात सही कही तुमने। तो वो तुरंत जाती है अपनी रिच फ्रेंड किसके पास? मैडम फॉरेस्टियर के पास में। ठीक है, और उससे कहती है कि मुझे आपके कुछ आभूषण चाहिए। ठीक है, तो देखो अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये आइडिया उसे पसंद भी आया। अब फॉरेस्टियर्स डायमंड नेकलेस, मैडम फॉरेस्टियर का जो डायमंड का नेकलेस होती है उसको लेकर के आते हैं। इस पैराग्राफ को अच्छे से समझिएगा। दूसरे दिन जो मटिल्डा थी अपने मित्र के पास गई, उसने मैडम फॉरेस्टियर से आभूषणों के बारे में कहा। मैडम फॉरेस्टियर तुरंत अंदर गई और एक छोटा सा बक्सा उठा लाई। उसमें बड़े बड़े मोतियों के हार और कुछ अन्य आभूषण थे। इसके बाद मथिल्डा को वो सब पसंद आए, पर वे बहुत महंगे थे, इसलिए वह उनमें से किसी को भी नहीं लेना चाहती थी। उसने मैडम फॉरेस्टियर से कुछ और आभूषण लाने के लिए कहा। उसने कहा, मैडम फॉरेस्टियर क्या तुम्हारे पास कुछ और आभूषण हैं? उसने उसे अपने मित्र से ले लिया। उसने उसके लिए उसे धन्यवाद दिया, फिर वह घर वापस चली गई। इसके बाद क्या हुआ,
नेक्स्ट अगर हम बात करें मटिल्डा गोइंग टू द पार्टी, मटिल्डा अब कहाँ चली जाती है, पार्टी में चली जाती है। इसको अच्छे से समझिएगा कि जब ये पार्टी में चली जाती है, पार्टी की शाम आई, मटिल्डा ने अपनी नई पोशाक पहनी, उसने अपने गले में हार, हीरे का हार पहना, वह वास्तव में बहुत सुंदर दिखाई दी। फिर वह लाइसेल के साथ पार्टी में गई। पार्टी में मटिल्डा की सफलता देखिएगा, पार्टी में मटिल्डा बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई, पार्टी में सफल हो गई, और सफल होने पर देखिएगा इस पैराग्राफ को अच्छे से, मटिल्डा को पार्टी में बहुत महान सफलता मिली, वह वहाँ सबसे सुंदर स्त्री दिख रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्रेस भी अट्रैक्टिव थी, ऊपर से उसने जो हार पहन रखा था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, और देखने में तो वो सुंदर दिख ही रही थी, इसलिए उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। वह आनंद और मुस्कानों में भरी हुई थी, आज उसका मन बहुत हैप्पी था। सब मनुष्यों ने उसका नाम पूछा, उन्होंने उससे परिचय यानी कि दोस्ती करने का प्रयत्न किया। वहाँ पर आए हुए सभी पार्टी के मेहमानों ने मटिल्डा से दोस्ती करना चाहते थे। वे उसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा सभी प्रभावित हुए, उन्होंने उसकी प्रशंसा की, कुछ ने उसकी प्रशंसा की, कुछ ने उसकी ब्यूटी यानी कि सुंदरता की प्रशंसा की, कुछ ने उसकी पोशाक यानी कि जो ड्रेस थी उसकी प्रशंसा की, कुछ ने उसके गले के हार की प्रशंसा की। तो जिसको जो पसंद आया, जिसको जो चीज़ अच्छी लगी, उस चीज़ की प्रशंसा की, और मंत्री जिसकी पार्टी थी उस मंत्री ने भी आकर के उसकी प्रशंसा की। मटिल्डा बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी, और तुम्हें पता ही है प्रशंसा चाहे जैसी भी हो खुशी देती है। मटिल्डाज ग्रेट जॉय, मटिल्डा का महान आनंद। मटिल्डा पार्टी की रानी थी उस समय, पार्टी की एकदम सेंटर, केंद्र बिंदु बनी हुई थी सबकी नज़रों की, सब मनुष्यों के नज़र उस पर लगी हुई थी, हर एक व्यक्ति उसी को टकटकी लगाए देखे जा रहा था, उसकी सुंदरता को निहारे जा रहा था। ठीक है, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं था जिसे उसने आकर्षित ना किया हो। हर एक व्यक्ति को कोई भी सुंदर वस्तु हो, और सुंदर वस्तु हर किसी की आंखों को, नज़रों को आकर्षित करती है। यहाँ पर जो है मटिल्डा की सुंदरता पार्टी में आए सभी व्यक्तियों को आकर्षित कर रही थी, इससे वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। वास्तव में वह आवश्यकता से अधिक हैप्पी थी, प्रसन्न थी, वह गर्व से भरी हुई थी, वह एक प्रकार के नशे में थी। अब तो बहुत ज़्यादा खुशी, इस दशा में वह अनेक बड़े मनुष्यों के साथ नाची, खूब डांस किया हर एक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक ने उसके डांस की भी प्रशंसा की, इसलिए प्रत्येक मनुष्य ने उसके साथ नाचने की इच्छा की। वहाँ पर आए मौजूद सभी लोग उसके साथ नाचना चाहते थे, पर यह संभव नहीं था, पार्टी समाप्त हो गई। इस समय सुबह के 4 बजे थे। कितने भाई? 4 बजे थे इस समय सुबह के। पार्टी के समाप्त होने पर मटिल्डा को बहुत दुख हुआ, वह और अधिक नाच ना सकी और अधिक आकर्षक का केंद्र ना रह सकी। इसके बाद क्या होता है, ये जो मटिल्डा होती है वो अपने घर वापस आ जाती है, यानी कि मटिल्डा रिटर्न टू हर हाउस। जब वह मटिल्डा ने अपने घर वापसी की, उसी समय क्या होता है कि मटिल्डा को लाइसेल पार्टी में दिखाई नहीं दिया। वह ऊपर जाता है, और ऊपर जा कर के ये पैराग्राफ देखिए, कमरे में, यानी कि वह एक कमरे में था, मटिल्डा उसके पास गई, वे दोनों एक सस्ती गाड़ी में घर वापस आए। इससे मटिल्डा को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई, बहुत लज्जा आई, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वह निर्धन थी। इस विचार ने उसे एक बार फिर दुखी बना दिया। अभी थोड़ी देर पहले वो हैप्पी थी, लेकिन जब उसे सस्ती किराए की गाड़ी में घर आना हुआ तो इस विचार ने ही उसे क्या कर दिया, दुखी बना दिया। अब क्या होता है, अब इसे पता, जब ये घर वापस आती है तब इसको पता लगता है कि लॉस खो गया अब डायमंड नेकलेस। यहीं से मटिल्डा का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। देखिएगा किस तरीके से कहानी में ट्विस्ट आता है, मज़ा आ जाएगा एकदम। मटिल्डा कहाँ वो ख्वाबों की रानी अब कितना जो है लेबोरियस बन जाती है, कितना कठिन परिश्रम करने लगती है अपने कर्जे को उतारने के लिए। मटिल्डा वांटेड टू सी हर चार्म, यानी कि एक आखिरी बार वह अपनी सुंदरता को शीशे में निहारना चाहती है। तो मटिल्डा को लाइसेल पार्टी
मटिल्डा अपने आकर्षक को देखना चाहती थी, इसलिए यह शीशे के पास गई और शीशे के सामने खड़ी होकर के अपने चेहरे और गर्दन को देखना चाहती थी कि इस ड्रेस और इस हार में आखिर मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। जैसे ही उसने अपने गले की ओर देखा, अचानक से उसने देखा कि उसके गले में हार नहीं था। उसने मटिल्डा की प्रबल एकदम जैसे शॉक नहीं लगता है, ठीक है, करंट सा लगना, धक्का सा लगा एकदम। वह चिल्लाई, मैंने मैडम फॉरेस्टर का हार खो दिया, आई हैव लॉस्ट मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। इसके बाद बेन सर्च ऑफ द नेकलेस, फालतू की, अब चाहे आप एक बार जो चीज़ खो गई अब उसको कितना भी तलाश करने की कोशिश करो, वो नेकलेस अब आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भाई इन दोनों लोगों ने भी उस नेकलेस को खोजने की व्यर्थ प्रयास किया। मटिल्डा और लॉयसेल ने हीरे को खोजा, हीरे के हार को खोजा। मटिल्डा ने अपनी सभी जेमें खोजी, इधर उधर हर जगह अपने कपड़ों में तलाश किया, लेकिन उसे कहीं पर भी वो हार नहीं मिला। लाइसेल का विचार हुआ कि भाई कहीं गाड़ी में हो सकता है गिर गया हो, इसलिए वह गाड़ी की खोज में गया। उसने मार्ग में हार को खोजा, पर वह कहीं पर भी उसे वो हार नहीं मिला। वह गाड़ी की सब कंपनियों में गया, पर उसे कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई हार नहीं मिला। किसको? वो हर एक कंपनी में गया, लेकिन उसे कहीं पर भी वो हार, ही डिड नॉट फाइंड द नेकलेस, उसे वो नेकलेस नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन गया। द पुलिस मेड अ सर्च फॉर द नेकलेस, यानी कि पुलिस ने भी उसके हार को सर्च आउट करने में मदद किया। पुलिस ने हार की खोज की, लेकिन उनको भी कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिला। लाइसेल ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया, उसने पुरस्कार घोषित किया, पर कोई भी हार को नहीं लाया, किसी ने भी हार को नहीं बताया। लाइसेल ने तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश में उसको जो है हार मिली, लेकिन हार नहीं मिला। वह रात को लौटा, उसने जो मटिल्डा थी को अपनी असफलता के बारे में बताया कि मैंने तो हर जगह हार को तलाशने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी हार नहीं मिला। वह तमाम दिन उसकी प्रतीक्षा करती रही थी कि कोई तो आए और उसका हार वापस कर जाए। उसने अपनी पोशाक भी नहीं बदली थी, वह बहुत निराश थी, अब बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब क्या होता है भाई कि सर्च फॉर अ न्यू नेकलेस, एक नए नेकलेस की तलाश करती है, ठीक है। लॉयसेल और मटिल्डा फेल्ट वेरी सैड, लॉयसेल और मटिल्डा बहुत दुखी हुई। उन्होंने मैडम फॉरेस्टर का हार, हीरे का हार खो दिया था। उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने नया हार खरीदने का निश्चय किया। वे आभूषण बेचने वाले की कई दुकानों पर गए जो कि आभूषण बेचा करते थे, यानी कि सोनार के दुकान पर गए होंगे। अंत में उनको हीरे का एक वैसा ही हार मिल गया जिस तरीके का उनसे खुआ हुआ था, यानी कि वह बिल्कुल मैडम फॉरेस्टर के हार के समान था, लेकिन उसकी जो मूल्य था उस हार का वो 40,000 फ्रैंक था। कितना था? 40,000 फ्रैंक उस हार की कीमत थी। फिर क्या हुआ कि आभूषण बेचने वाला 36,000 फ्रैंक में उस हार को देने के लिए तैयार हो गया, यानी कि उसकी कीमत तो 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन बार्गेनिंग करके वो आभूषण बेचने वाले ने उससे कहा कि मैं तुमको ये हार 36,000 फ्रैंक में दे दूंगा, यानी कि 36,000 फ्रांसिस में आपको फ्रैंक्स में ये हार मिल जाएगा। बाइंग द न्यू नेकलेस, वो क्या करता है, नए नेकलेस को भैया खरीद लेता है। नए हार को खरीदा जाना कैसे? लाइसेल के पास केवल 18,000 फ्रैंक थे। कितने थे? 18,000 फ्रैंक थे, लेकिन अभी भी 18,000 फ्रैंक की और ज़रूरत थी। उसने उन 18,000 फ्रैंक को इकट्ठा करने के लिए अपने मित्र महाजन, जिससे भी जहाँ से जो भी पैसा मिला वहाँ से उधार ले लिया। उसने अपने मित्रों से कोई सूद नहीं लिया। उसके मित्रों ने तो चलो उसका ब्याज नहीं लिया जो पैसा उधार दिया था, लेकिन जो महाजनों से उसने, यानी कि जो यूजरर होते हैं अधिक ब्याज पर जो पैसा उठाते हैं, उनसे जो इसने पैसा उठाया था, उन्होंने इससे
ब्याज की दरें, ऊंची ब्याज दर पे इनको पैसा दिया था। और इन्होंने अपने जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी कर दिए। लाइसेल ने ऐसा किया, अंत में उसे धन तो मिल गया। उसने आभूषण बेचने वाले को 36,000 फ्रैंक दे करके उस हार को खरीद लिया। इसके बाद क्या हुआ, वो हार तो भाई खरीद लेते हैं। अब जो मटिल्डा होती हैं वो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस जो है वो वापस करने के लिए जाती हैं, रिटर्न करने के लिए जाती हैं। तो ज़रा समझो यहाँ पर कहानी, इस पूरे पैराग्राफ को समझिएगा, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पूरे पैराग्राफ को देखिएगा। रिटर्न करती हैं यानी कि मैडम फॉरेस्टर को हार की वापसी करती हैं। लाइसेल हार को लेकर के घर गया, उसने उसे मटिल्डा को ला करके दिया। लाइसेल जो यम लाइसेल थे उसके पति वो हार खरीद करके लाए और उन्होंने हार कितने में खरीद करके लाए थे, 36,000 फ्रैंक में। वो हार मटिल्डा के हाथों में रख दिया वह, और कहा कि जाओ अब इस हार को मैडम फॉरेस्टर को दे आओ, जा करके उनके पास ले जाओ। उसने उसी डिब्बे में रख लिया और उसे 3 दिन की देर हो गई थी, ये यानी कि 3 दिन की देरी से उस हार को वापस किया। इससे मैडम फॉरेस्टर बहुत ज़्यादा क्रोध आया, गुस्सा हो गई कि तुमको, एक तो तुम्हारा हमने काम चला दिया और तुम 3 दिन बाद मुझे मेरे हार को वापस करने आ रही हो। उन्होंने मटिल्डा से कहा कि तुमको हार जल्दी लौटाना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा हार जल्दी नहीं लौटाया। पर उसने डिब्बे को खोला नहीं, इसलिए उसने हार को नहीं देखा। इससे मटिल्डा बहुत ज़्यादा हैप्पी, प्रसन्न हुई और वह खुशी खुशी घर वापस आ गई। शी रिटर्न्ड होम। हार्ड लाइफ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अब भाई जो 18,000 फ्रैंक, क्योंकि 18,000 फ्रैंक तो इनके पास पहले से था कि एम लाइसेल थे, उनके पिता छोड़ करके चले गए थे, लेकिन बचे हुए 18,000 फ्रैंक को जोड़ने के लिए देखो इनकी कितनी हार्ड वर्क करना होता है, हार्ड वर्क। अब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि एम लाइसेल और मटिल्डा लाइसेल दोनों ही कठिन परिश्रम करते हैं। लाइसेल और मटिल्डा को धन वापस करना था, इसलिए उन्होंने कड़ा परिश्रम करने का निश्चय किया। उन्होंने अधिक से अधिक धन बचाने का निश्चय किया। उन्होंने नौकरानी को निकाल दिया, उन्होंने अपना मकान बदल दिया, वे एक सस्ती अटारी में रहने लगे। मटिल्डा घर का सब काम करने लगी। वह खाना बनाती थी, वह बर्तन और गंदे कपड़े धोती थी, वह कूड़े को गली में फेंकने जाती थी, वह अपनी अटारी में पानी भर के ले जाती थी, वह बहुत मामूली कपड़े पहनती थी, प्रतिदिन बाजार जाती थी, वहाँ वह सस्ती चीज़ें खरीदती थी और इस प्रकार उसने कड़ा परिश्रम किया। लाइसेल के साथ भी यही बात थी। दिन में वह अपने दफ्तर में काम करता था, शाम को वह एक व्यापारी का हिसाब लिखता था, रात को वह हस्तलेख की नकल करता था। पति और पत्नी इस प्रकार 10 सालों में, भाई ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कर्ज 18,000 फ्रैंक लिया था बहुत मायने रखता था। इस कर्ज को उतारने में उन्हें 10 सालें लग गई थी। कितनी सालें लग गई थी? उन्होंने मकान बलिदान कर दिया, ठीक है, बदल दिया, उन्होंने सब धन लौटा दिया और इससे उनको महान संतोष हुआ। जब उनका कर्ज उतर गया तो इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस किया। अब अगला देखो, लाइफ एंड थॉट ऑफ मटिल्डा। अब आप लाइफ एंड थॉट ऑफ मटिल्डा की बात करेंगे। 10 years हार्ड वर्क मेड मटिल्डा वेरी वीक। मटिल्डा का जीवन और विचार 10 वर्ष के कड़े परिश्रम ने मटिल्डा को बहुत निर्बल बना दिया। वह परिवर्तित स्त्री हो गई, वह वृद्ध दिखाई देने लगी, वह मजबूत और पुष्ट हो गई, उसकी सब सुंदरता नष्ट हो गई। अब वह सुंदरता की चिंता भी नहीं करती थी। उसके हाथ लाल और खुरखुरे यानी कि हाथों पर ढाटे पड़ गए थे। वह अपने आप से ज़ोर ज़ोर से बातें करती थी। कभी कभी वह खिड़की के पास जाती थी। वह बहुत पहले ही की सुखद शाम के बारे में सोचती थी। उस शाम को वह बहुत सुंदर थी, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। वह अपने बारे में सोचती थी, यदि उसने उस हार को ना खोया होता तो क्या होता, कौन जानता। जीवन कितना विचित्र है, एक छोटी सी बात ने हमको बर्बाद कर दिया। मटिल्डा और फॉरेस्टर की भेंट। इसके बाद एक दिन क्या होता है, मटिल्डा और फॉरेस्टर की दोबारा से मुलाकात होती है। एक रविवार की शाम को मटिल्डा टहलने के लिए गई। संयोग से
उसे मैडम फॉरेस्टर मिल गई। फॉरेस्टर का बच्चा उनके साथ था। अब वह अब भी जवान और सुंदर थी। जिस 10 साल पहले मैडम फॉरेस्टर जितनी जवान और सुंदर दिखती थी, वो इस समय भी उतनी ही जवान और सुंदर थी। मटिल्डा उनके पास गई, पर फॉरेस्टर ने उनको नहीं पहचाना, क्योंकि मटिल्डा इस समय एकदम परिवर्तित और बदल चुकी थी। उसने मटिल्डा से कहा, मैं तुमको नहीं जानती हूँ। मटिल्डा ने उसे अपना नाम बताया। उसे सुनकर मैडम फॉरेस्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। अब लास्ट में जब उन्होंने कहा मैं मटिल्डा हूँ, तो इस नाम को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। और आखिरी पैराग्राफ देख लो कि स्टोरी ऑफ डायमंड नेकलेस। अब हीरे के हार की कहानी सुनाती हैं कि किस तरीके से उनसे हार खो गया, फिर नकली हार की जगह पर मैंने कैसे उस ओरिजिनल हार को दिया। तो बड़ा ट्विस्टिंग कहानी निकलेगी, देखना। अभी तक तुमको भी समझ आ रहा होगा वो हार जो है असली था। वास्तविकता में वो हार असली नहीं, वो तो हार नकली था और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक थी। आखिरी पैराग्राफ में बिल्कुल कहानी के एंड में पता लगता है। इससे पता लगता है कि इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हुआ करती थी, उनका एंडिंग बड़ा ट्विस्टेड होता था। मैडम फॉरेस्टर ने मटिल्डा से पूछा कि तुम इतनी बदल गई हो, कैसे बदल गई इतनी, और इतना कमज़ोर दुबली पतली, और ये तुम्हारी सुंदरता को क्या हुआ। मटिल्डा ने उसे हीरे के हार की कहानी सुनाई। उसने फॉरेस्टर को हार पार्टी में खो जाने के बारे में बताया कि आपसे जो मैं हार लेकर के गई थी, वो हार मुझसे पार्टी में खो गया था। फिर मैंने उसके बदले में एक दूसरा हार खरीदना पड़ा, और उस हार की कीमत 36,000 फ्रैंक थी, जिसकी 18,000 फ्रैंक तो मैंने चुका दी थी। लेकिन बचे हुए 18,000 फ्रैंक चुकाने में मुझे 10 साल लग गए, और ये 10 वर्ष तक हम लोगों ने कठिन परिश्रम किया, और इसीलिए हमारी सारी सुंदरता और हमारा ये शरीर सब बेकार हो गया। तभी वह एक नया हार खरीद पाई, जिसका मूल्य 36,000 फ्रैंक था। फॉरेस्टियर को, मैडम फॉरेस्टियर थी, ये सुन करके बड़ा धक्का लगा और आश्चर्य हुआ। उन्होंने मटिल्डा पर दया आई, उनको मटिल्डा पर बहुत ज़्यादा दया आई, और उन्होंने मटिल्डा से कहा, अरे बहन, मेरा हीरे का हार असली नहीं था, वो तो नकली था, और उसका मूल्य सिर्फ 500 फ्रैंक था। कितना? 500 फ्रैंक था। तो ये थी कहानी, और लास्ट में ये भी पता लग जाता है वो हार कैसा है, ट्विस्टेड। तो वो हार कैसा था, नकली था। इतना क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे अगले स्टोरी को, केबीएस की। जय हिंद, जय भारत साथियों।